तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले HTML फॉर्म का छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। HTML फॉर्म का यूज़ हम यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम यूज़र से उनका पर्सनल डेटा लेने के लिए भी कर सकते हैं और नेविगेशन मेन्यू में सर्च बॉक्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो इसको बनाने से पहले हम HTML फॉर्म के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो वेब पेज में फॉर्म को डिफाइन करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। फॉर्म टैग की कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन एक्शन और मेथड ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक्शन एट्रीब्यूट को समझते हैं। तो जब भी हम फॉर्म को फिल करने के बाद उसको सबमिट करते हैं, तो वो फॉर्म डेटा जो आपने फिल किया है वो सर्वर पर प्रोसेस होता है। सर्वर पर एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखी हुई एक फाइल होती है जो कि फॉर्म डेटा को प्रोसेस करती है। तो उसी फाइल का पाथ हम इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। इस फाइल का एक्सटेंशन जनरली .asp या .php में होता है, क्योंकि ये दोनों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। और अगर आपको सर्वर नहीं पता है, तो सर्वर बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पर वेबसाइट से रिलेटेड सभी फाइल्स स्टोर होती हैं। तो अगर जैसे कि मैं मेरे ब्राउज़र में facebook.com लिखता हूँ, तो मेरा ब्राउज़र फेसबुक के सर्वर में जाएगा और वहाँ पर जो भी फाइल्स हैं उसको लोड करके मुझे दिखा देगा। तो अब देखते हैं मेथड एट्रीब्यूट को। तो जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो फॉर्म डेटा जनरली दो तरीक़ों से सबमिट किया जा सकता है। पहला HTTP पोस्ट मेथड और दूसरा HTTP गेट मेथड। तो अभी अगर आप बिगिनर हो तो इनके बारे में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ बिगिनर अभी हम सिर्फ फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करते हैं वेब पेज के ऊपर वो समझ रहे हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या होता है सर्वर में, वो सब हम किसी और वीडियो सीरीज़ में समझेंगे, जिस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको PHP के बारे में एकदम बेसिक से समझाऊंगा। तो अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि अगर मुझे यूज़र से कुछ सेंसिटिव डेटा इनपुट कराना है और उसको सबमिट कराना है, तो उस केस में मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं गेट मेथड का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस फॉर्म को डिज़ाइन करने की ओर। तो इस फॉर्म को डिज़ाइन करते वक्त मैंने CSS का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये फॉर्म हमको ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप CSS का अच्छे से यूज़ करते हो तो इस फॉर्म को आप गुड लुकिंग बना सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम CSS पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम फॉर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टैग्स और एट्रीब्यूट्स हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं कि इस फॉर्म में हमको क्या क्या दिख रहा है। तो जो भी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, जैसे कि नेम, पासवर्ड, एज, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको हम लेबल कहते हैं और इसको हम लेबल टैग के थ्रू डिफाइन करते हैं। और उनके सामने आपको जो दिख रहा है उसको हम इनपुट फील्ड कहते हैं, जहाँ पर यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है। इनपुट फील्ड अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला इनपुट फील्ड, इसका टाइप टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकता हूँ और नंबर्स भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पासवर्ड इनपुट फील्ड की बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो ये हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका जो टाइप है वो पासवर्ड है। और अगर मैं एज की बात करता हूँ इस वाले इनपुट फील्ड की, तो इसका जो टाइप है वो नंबर है, यानी कि यहाँ मैं अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नंबर टाइप कर सकता हूँ। ऐसे ही इस इनपुट फील्ड का टाइप है डेट, यहाँ से मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इस इनपुट फील्ड का टाइप है ईमेल। ऐसे ही इस इनपुट फील्ड का टाइप है चूज़ फाइल। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हो अपने PC से। और इस इनपुट फील्ड का टाइप है रेडियो। ठीक है, ऐसे ही इस इनपुट फील्ड का टाइप है कलर, यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक एक करके हम इन सभी इनपुट फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पर्सनल इन्फो लिखूंगा। तो वैसा बॉक्स हम फील्ड सेट टैग के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो इस टैग का यूज़ हम जनरली रिलेटेड इनपुट फील्ड्स को आपस में ग्रुप करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो वहाँ पर पर्सनल इन्फो लिखा हुआ था उसको हम लीगेंट टैग के अंदर लिखते हैं। तो अभी हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आगे कोडिंग करने से पहले थोड़ा सा CSS का यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि फॉर्म के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब सेंटर पे आ जाएगा, जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है वो सब सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसका विड्थ कर देता हूँ 50% और मार्जिन को कर देता हूँ ऑटो। इससे क्या होगा कि हमारा फॉर्म वेब पेज के एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो अभी हमारा फॉर्म सेंटर में आ चुका है वेब पेज के। अब मैं इनपुट फील्ड्स लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेबल लिखूंगा, लेबल टैग का यूज़ करके, और फॉर के अंदर मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, अब लेबल में मेरा क्या लिखा हुआ था, नेम, तो मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा, कॉलन लगा दूंगा। और इस नेम के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट फील्ड थी उसका टाइप क्या था, टेक्स्ट था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखा हुआ है टाइप। अब मैं यहाँ पर ID एट्रीब्यूट लिखता हूँ
और इसके अंदर मैं वही वैल्यू देता हूँ जो कि लेबल में फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों यानी लेबल और इनपुट आपस में बाइंड हो जाएंगे। अब मैं नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यूज़र नेम। तो अभी हमने लेबल और इनपुट का सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है और इनपुट के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट है, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इन दोनों की वैल्यू को सेम करके हम इन दोनों को आपस में बाइंड कर सकते हैं। तो बाइंड करने का क्या मतलब होता है कि अगर मैं लेबल को टैप करूंगा ना, तो इनपुट फील्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं पासवर्ड पर टैप करता हूँ तो पासवर्ड का इनपुट फील्ड सिलेक्ट हो गया है। तो इसका फ़ायदा यही होता है। तो अब देखते हैं इनपुट के टाइप एट्रीब्यूट को। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इनपुट फील्ड्स का अलग अलग टाइप होता है। तो इस इनपुट फील्ड का टाइप है टेक्स्ट। इसका मतलब कि इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं अल्फ़ाबेट भी लिख सकता हूँ और नंबर्स भी लिख सकता हूँ और स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकता हूँ। तो अब देखते हैं नेम एट्रीब्यूट को। तो अगर मैं इनपुट फील्ड के अंदर नेम एट्रीब्यूट को नहीं लिखता हूँ तो मैं मेरे डेटा को सर्वर पर रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये नेम एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इनपुट टैग के अंदर, क्योंकि इस नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करके ही हम डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं सर्वर पे। अगर मैं इस नेम एट्रीब्यूट को लिखना भूल जाऊँ और अगर फॉर्म को सबमिट कर दिया जाए तो वो फॉर्म डेटा जो कि इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है उसको हम सर्वर पर रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो फॉर्म डेटा सबमिट नहीं हो पाएगा। तो अब कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और देखते हैं कि वेब पेज में हमको क्या रिजल्ट मिलता है। पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेम आ चुका है। अब यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ जो कि है प्लेस होल्डर। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब देखते हैं कि क्या चेंज आता है मेरे इनपुट फील्ड के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इनपुट फील्ड के अंदर एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं कुछ भी इसके अंदर टाइप करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो प्लेस होल्डर का यही काम होता है। तो अब मैं पासवर्ड फील्ड के लिए लेबल लिखता हूँ और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैं पास लिख देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड कॉलन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड लिखता हूँ और टाइप करता हूँ मैं इसका पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड टाइप का इनपुट फील्ड होने वाला है। अब यहाँ पर मैं नेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूज़र पासवर्ड। अब मैं आईडी एट्रीब्यूट लिखता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ पास, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर भी लिखता हूँ जिसके अंदर एंटर योर पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है। अब कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अभी आप देख सकते हो कि पासवर्ड और नेम एक ही लाइन में आ रहा है। तो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड नेम के नीचे लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस इनपुट फील्ड के बाद लाइन ब्रेक कर दूँ तो ये लेबल ऑटोमेटिक नेम लेवल के नीचे लिखा आएगा। तो इस इनपुट फील्ड के बाद अगर मुझे लाइन को ब्रेक करना है तो मैं बी आर टैग का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि नेम और पासवर्ड एक दूसरे के नीचे लिखे आ रहे हैं। तो मैंने बी आर टैग का यूज़ करके यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर सी एस एस प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पर सेट कर देता हूँ और यहाँ से मार्जिन टॉप का यूज़ करता हूँ मैं और वैल्यू डाल देता हूँ 10 पिक्सल। ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है ताकि दोनों इनपुट फील्ड्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, थोड़ी सी मार्जिन रहे। तो अभी वेब पेज में हमको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आप लेबल और इनपुट टैग के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एज, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो के करस्पॉन्डिंग सभी इनपुट फील्ड्स लगा दिए हैं। एज के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट फील्ड है उसमें मैंने टाइप इज इक्वल टू नंबर का यूज़ किया है, क्योंकि एज एक नंबर है। और डेट ऑफ बर्थ के करस्पॉन्डिंग इनपुट फील्ड में मैंने टाइप इज इक्वल टू डेट रखा हुआ है और ईमेल के करस्पॉन्डिंग टाइप इज इक्वल टू ईमेल रखा हुआ है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो के करस्पॉन्डिंग टाइप इज इक्वल टू फाइल रखा हुआ है, क्योंकि जो भी यूज़र इमेज अपलोड करना चाहेगा वो इमेज एक फ़ाइल होगी, या तो वो जेपीजे फॉर्मेट में होगी या तो वो पीएनजी फॉर्मेट में होगी, इसलिए मैंने टाइप इज इक्वल टू फाइल रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि रेडियो बटन्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन्स को क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप होता है रेडियो। तो ये सेंटेंस लिखकर मैंने एक रेडियो बटन क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट लिखता हूँ जिसकी वैल्यू को रखता हूँ मैं मेल और नेम को कर देता हूँ मैं जेंडर, और यहाँ पर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट का भी यूज़ करता हूँ। तो वैल्यू एट्रीब्यूट से हम किसी भी इनपुट फील्ड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल। तो अभी हमने एक रेडियो बटन को क्रिएट किया है। तो उस रेडियो बटन के करस्पॉन्डिंग हमको लेबल लगाना है, तो अब हम लेबल टैग का यूज़ करते हैं और फॉर एट्रीब्यूट की अंदर जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं मेल, ठीक है, जो कि आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू से मैच करती है। अब लेबल टैग के बीच में
मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेल। अब हम दूसरा बटन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप फिर से रेडियो कर देता हूँ और आईडी कर देता हूँ मैं फीमेल और नेम कर देता हूँ मैं जेंडर और इसके अंदर मैं वैल्यू कर देता हूँ फीमेल और इसके करस्पॉन्डिंग लेबल टैग में लगाता हूँ। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिखता हूँ फीमेल और लेबल टैग्स के बीच में मैं लिखता हूँ फीमेल। कंट्रोल एस करके सेव किया। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेडियो बटन्स आ चुके हैं। रेडियो बटन्स को बनाते वक्त हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी बटन्स हम क्रिएट कर रहे हैं उनमें नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू डिफरेंट होती है तो हम मल्टीपल बटन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू हर एक बटन के लिए सेम होनी चाहिए, तभी हम किसी एक बटन को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा बटन ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने यूजर से उनका पर्सनल डेटा लेने के लिए इनपुट टैग का यूज किया, जिसको कि हमने फील्ड सेट टैग की हेल्प से आपस में ग्रुप कर दिया। तो अब हम एक और बार फील्ड सेट टैग का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम यूजर से उनका ऑप्शनल डेटा मंगाएंगे। तो यहाँ पर फील्ड सेट टैग के अंदर मैं लीगेंड टैग का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑप्शनल डेटा। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अभी वेब पेज में हमको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम कुछ इस तरीके का इनपुट फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ड्रॉप डाउन टैग का, जहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो ड्रॉप डाउन टैग का इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं। इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट देना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं यूजर गैजेट लिख देता हूँ और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू को देने से पहले मैं यहाँ पर लेबल टैग लगा देता हूँ ड्रॉप डाउन टाइप इनपुट फील्ड के लिए। तो इसके अंदर मैं फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देता हूँ गैजेट और यही वैल्यू मैं सिलेक्ट के आईडी एट्रीब्यूट के अंदर देता हूँ। तो जो ड्रॉप डाउन में वैल्यूज होती हैं उनको हम ऑप्शन टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ऑप्शन टैग के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट को देना हमको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की हेल्प से जब कोई यूज़र कोई वैल्यू को सिलेक्ट करेगा तब हम उस वैल्यू को सर्वर पर रिसीव कर पाएंगे। अगर वैल्यू एट्रीब्यूट को हम नहीं देंगे ऑप्शन टैग के अंदर तो हम उस वैल्यू को सर्वर पर रिसीव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मैं स्मार्टफोन लिख देता हूँ और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देता हूँ स्मार्टफोन। अब ऐसे ही मैं दो और ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन डेस्कटॉप के लिए क्रिएट किया है और एक ऑप्शन लैपटॉप के लिए क्रिएट किया है। अब मैं लेबल टैग के अंदर एक लेबल लगा देता हूँ यू हैव कॉलन। अब कंट्रोल एस करके सेव किया। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉप डाउन टाइप का इनपुट फील्ड आ चुका है। तो अब हम इन चेक बॉक्स को क्रिएट करेंगे जहाँ पर यूज़र एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकता है। तो इन चेक बॉक्स को हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स की हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो पहले जहाँ पर सिलेक्ट टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ बी आर टैग की हेल्प से। उसके बाद मैं पहला चेक बॉक्स क्रिएट करता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स की हेल्प से, जिसकी आईडी मैंने CV1 दी है और नेम को मैंने किया हुआ है ऑप्शन 1 और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसको मैंने 1 किया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग जो लेबल मैं लगाना चाहता हूँ उसको मैंने चेक बॉक्स 1 का नाम दिया है। ऐसे ही मैं बाकी के दो चेक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाकी के दो चेक बॉक्स भी क्रिएट कर लिए हैं जिनकी वैल्यू मैंने दी है चेक बॉक्स 2 और चेक बॉक्स 3। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो फाइनली हमने चेक बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम इनपुट टाइप कलर की हेल्प से इस कलर बॉक्स को क्रिएट करेंगे ताकि यूज़र अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लेबल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने लिखा है योर फेवरेट कलर कॉलन और उसके बाद इनपुट फील्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर की हेल्प से क्रिएट किया है ताकि यूज़र अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट कर सके। और इस इनपुट फील्ड की जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसको मैंने यूज़र फेव कलर दिया हुआ है और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू को फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू से मैच किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कलर बॉक्स क्रिएट कर दिया है। तो अब हम इस टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करते हैं ताकि यूज़र अपना फीडबैक दे सके। ठीक है, तो इस टेक्स्ट एरिया को हम टेक्स्ट एरिया टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर योर फीडबैक करके लेबल लिखा हुआ है और उसके बाद मैं टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करूँगा और नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख देता हूँ यूज़र मैसेज और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैसेज लिखता हूँ और कॉल को मैं 30 करता हूँ और रोज़ को मैं 5 कर देता हूँ। ये कॉल्स और रोज़ ये बताते हैं कि हमारे टेक्स्ट एरिया का साइज़ कितना होगा। कॉल्स 30 इसका मतलब कि टेक्स्ट एरिया का जो कॉलम्स होंगे वो 30 होंगे और रोज़ बाय डिफ़ॉल्ट 5 होंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट एरिया को हम अपने अकॉर्डिंगली रिसाइज भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एरिया आ चुका है, इसको हम अपने अकॉर्डिंगली रिसाइज कर सकते हैं। तो अब हम फाइनली हमारी बटन्स को क्रिएट करते हैं। तो पहली बटन है सबमिट और दूसरी है रिसेट। सबमिट बटन पर क्लिक करने से फॉर्म सबमिट हो जाएगा और रिसेट बटन पर क्लिक करने से जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनपुट फील्ड के अंदर वो सब रिसेट हो जाएंगी। तो सबमिट और रिसेट बटन को हम फील्ड सेट के बाहर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप होता है सबमिट
और इसके अंदर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को कर देता हूँ सबमिट फॉर्म। वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हम लिखेंगे ना वो हमको ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होगा। और रिसेट बटन के लिए इनपुट टाइप होता है रिसेट, और इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं रिसेट फॉर्म लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो फाइनली हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। और अब अगर मुझे इस हेडिंग को भी सेंटर में लाना है तो मैं हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा और उसकी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को सेंटर पर सेट कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने वेब पेज के ऊपर फॉर्म को बनाना सीखा और फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जाना। फॉर्म के अंदर बहुत सारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन अभी अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।